हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये वीडियो जो हमारी है ये यूनिट 3 है। और इससे पहले वाली जो वीडियो है थी केमिस्ट्री वाली, जिसमें यूनिट 1 मैंने कवर की थी, उसमें मैंने बताया था कि अब मैं अगली जो यूनिट 2 और यूनिट 3 का वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो यूनिट 2 में जब मैंने अभी देखा उसमें सारे टॉपिक, उसमें हर एक टॉपिक मैंने सिंगल सिंगल कवर कर दिया है, इसलिए उसको बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है। और इसमें भी, इस यूनिट 3 में भी मैंने क्या किया हुआ है कि कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं। जैसे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम मैंने विटेकर का समझाया है, विटेकर द्वारा जो वर्गीकरण दिया है वो समझाया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर का है। और मैंने किंगडम, फाइलम, क्लास, ये किंग्स प्ले चेस ऑन फाइनली ग्राउंडेड सेंड करके एक मैंने ट्रिक बताई थी, जिससे आप किसके बाद क्या आता है, क्लास आती है, इसके बाद फैमिली कौन सा आता है, जीनस आता है, तो इससे आप उसको अरेंज कर लेंगे। इस तरीके का मैंने एक वो ट्रिक आपको बताई थी इसके लिए भी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल किंगडम मैंने सिंगल सिंगल वीडियोस में करा लिया। आप उसको अच्छे से देखने के लिए उन वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। और इसमें एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ जो मोल्ड यीस्ट बैक्टीरिया है ये भी मैं बता चुका हूँ। इसमें भी फफूंद या यीस्ट जो बैक्टीरिया थे इन सबको अच्छे से बता दिया गया है कि रोटी में जैसे फफूंद है, फल में आदि में दिखने वाली क्या है, मल्टीसेलुलर फंगस दिखती है ये। और जो यीस्ट है आपका, ये खमीर, और जो बेकरी इंडस्ट्री है यहाँ काफ़ी ज़्यादा, बियर इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया जो आपका लैक्टोबैसिलस और ई कोलाई साल्मोनेला इतने प्रकार के हैं। इसका हम अभी थोड़ा और अच्छे से डिस्कशन फिर आगे करेंगे। फूड पॉइजनिंग में मैं इनमें सब चीज़ बता दूंगा कि किससे कौन सी बीमारी होती है, और इससे आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो ये अब यहाँ से जो फूड कंटेमिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन भी मैंने बता दिया, लेकिन फूड कंटेमिनेशन मैंने ये टॉपिक अच्छे से डिस्कस नहीं किया है, इसको मैं इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूँगा। और जो अगला क्वेश्चन है ये फूड पॉइजनिंग वाला है, तो इसमें बैक्टीरिया, वायरस और जो अलग अलग तरीके के और हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जिससे फूड पॉइजनिंग होती है, खाद्य विषाक्तता आ जाती है, तो इस टॉपिक को भी मैं डिस्कस करूंगा ठीक से। उसके बाद रोल ऑफ सैनिटेशन इन क्वालिटी कंट्रोल, ये भी मैं बिल्कुल अच्छे से इसमें क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो बाकी जो टॉपिक मैं करा चुका हूं उनको बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है। आप वहां से पीछे से और जो सिंगल सिंगल वीडियोस हैं, फर्मेंटेशन भी मैंने अच्छे से कराया है, जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि शुगर से, चीनी से आपको अगर अल्कोहल बनाना है तो उसमें जैसे चीनी से बनाया जाता है तो उसमें सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया यूज़ होता है। अगर आपको चीनी से आपको वो लेना है, अगर एसिटिक एसिड बनाना है, तो आप क्या करेंगे कि एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया का यूज़ करेंगे। इस तरीके से आप इसको अच्छे से, मैंने इसका फर्मेंटेशन समझा दिया है। इस वीडियो में हम बाकी के जो ये सैनिटेशन वाला है इसको अच्छे से समझेंगे, फूड पॉइजनिंग समझेंगे, और इसमें फूड कंटेमिनेशन, मेजरली हम इसमें फूड कंटेमिनेशन सोर्सेज, जो ये टॉपिक छूटे हुए हैं जो मैंने अभी तक टच नहीं किए थे, इन टॉपिक्स को मैं अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। इन टॉपिकों को पढ़ने के बाद आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाता है 100%, क्योंकि उसके बाद मैंने जितने टोटल हमारे पास 10 यूनिट थी, 10 यूनिट में से जो 7 यूनिट हैं, जो 7 यूनिट थी वो मैंने सिंगल सिंगल कवर कर दी हैं। और उनको अपलोड भी कर दिया है आप लोगों के लिए। और जो इसके बाद बची थी फर्स्ट सेकंड थर्ड में, मैंने कुछ कुछ टॉपिक उठाए थे, तो इसके बाद इस वीडियो को करने के बाद आपके सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आशा करता हूं आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इनको अच्छे से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम वीडियो। तो इसमें है फूड कंटेमिनेशन। हम क्या लेंगे, सबसे पहला लेंगे फूड कंटेमिनेशन जो है, जो फूड कंटेमिनेशन है, इसको खाद्य संदूषण भी बोला जाता है। खाद्य संदूषण इसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसका हिंदी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ कुछ मेजर टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये होता कितने तरीके का है। सबसे इम्पोर्टेंट है फूड कंटेमिनेशन जो है, ये संदूषण जो है, खाद्य संदूषण, ये कितने प्रकार का होता है। ये होता है 3 तरीके का। एक एक होता है फूड कंटेमिनेशन फिजिकल, एक होता है केमिकल, और तीसरा होता है बायोलॉजिकल तरीके का।
फिजिकल में क्या होता है कि फॉरेन अगर कंटेमिनेशन हो रहा है तो फॉरेन मैटर है, जैसे मान लीजिए फॉरेन मैटर मतलब लम्प्स ऑफ अर्थ। लम्प्स मतलब होता है कि जो मिट्टी के ढेले होते हैं वो अगर बड़े बड़े पड़े पड़े हैं, जैसे आपने दाल में देखा होगा बहुत पहले, और गेहूं में भी पड़े रहते हैं मिट्टी के ढेले थोड़े थोड़े छोटे छोटे, और पेबल्स, और उसमें ये पेबल्स पड़े रहते हैं, स्टोन, डस्ट, प्लांट के लकड़ी के टुकड़े, इस तरीके से गेहूं के उसमें आपने देखा होगा स्टेम, ये चीज़ें पड़ी रहती हैं, ये फॉरेन मटेरियल होता है, इसको फिजिकल कंटेमिनेशन बोला जाता है। और फिजिकल आपका जो ये है कंटेमिनेशन है अनहाइजीनिक पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल ढंग का नहीं है। अब मान लीजिए वो प्लास्टिक वाली ब्लैक वाली जिसमें नॉनवेज लेके आते थे, तो उस तरीके से उसमें से क्या है, उसका कार्बन आपके भोजन में आ रहा है। जैसे आप न्यूज़पेपर से अगर आप खाना जैसे मान लीजिए पकौड़ियाँ और चीज़ें उसमें, या और खाना खा रहे हैं उसमें, तो उससे इंक आपके इनडायरेक्टली बॉडी में चली जाएगी, तो उससे भी क्या है फिजिकल कंटेमिनेशन हो जाता है। और अनहाइजेनिक प्रोसेसिंग भी करेंगे अगर आप साफ गंदगी में करेंगे, तो उससे भी क्या हो जाएगा आपकी, मान लीजिए मक्खी आ गई, तो क्या है वो मक्खी आ गई तो वो भी क्या है आपका एक तरीके का क्या है कि एक क्रॉस कंटेमिनेशन है। मान लीजिए आप उसमें फिलिंग करा रहे हैं, बॉटल्स में फिलिंग करा रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं, कोई जो उसकी जो नेक पे जो चूड़ी लगी रहती है, जो आपका जो ढक्कन होते हैं, ढक्कन से अगर वो टुकड़ा चली जाए उसमें, मान लीजिए शरबत पैकिंग हो रही है, तो वो भी क्या है फिजिकल कंटेमिनेशन है। अगर मान लीजिए आपका खाना आप कोई और फूड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसमें मॉइस्चर का कंटेंट है, अनहाइजीनिक हैंडलिंग है, आपने ढंग से उसको हैंडल नहीं किया है, तो ये सब क्या आता है फिजिकल आपका कंटेमिनेशन के अंदर आता है। इसके बाद आपका जो है वो है केमिकल। आपका केमिकल जो कंटेमिनेशन है वो दो तरीके का होता है, एक तो इनऑर्गेनिक होता है और एक ऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक का कैसे पता चलता है? इनऑर्गेनिक का पता चलता है उसमें मेटल होंगे, हैवी मेटल होंगे, जैसे लेड, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम, सल्फर, इस तरीके के आपके हैवी मेटल, आपके मेटल के नाम सुनाई दें तो आप समझ जाइए कि इनऑर्गेनिक ये आपका कंटेमिनेशन हो गया है। और आपको ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन कैसे पता चलेगा कि ये पेस्टिसाइड का रेसिड्यू होगा। पेस्टिसाइड जो हम छिड़काव करते हैं, जैसे डीडीटी, डीडीटी सबसे पहले बैन किया गया था। पहले उसको एक बदबू सी आती थी, जैसे गमकसीन बताते हैं, ये क्या है, एक बदबू सी आती थी, उससे कीड़े मकोड़े भागते थे, लेकिन वो क्या है, वो केमिकल हमारे बॉडी में आ जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, वो हमारे लीवर को, इन चीज़ों के लिए कार्सिनोजेनिक होता है, जिससे कैंसर हो सकता है, इस तरीके के वो रहते हैं कंपाउंड, तो उनको बैन कर दिया गया है सरकार के द्वारा। और मैं अभी कुछ देर बाद आपको कुछ कार्सिनोजेनिक जो ये रेस्ट्रिक्टेड पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड मतलब जो पेस्ट रहती हैं, जैसे मान लीजिए जो वो रहती हैं, उसके बाद आप उस तरीके से आप उनको यूज़ नहीं करेंगे। पेस्टिसाइड का जो वो है उनको, जैसे डीडीटी है, आपका एल्युमिनियम फॉस्फाइड है, बीएचसी या लिंडेन है, ये भी ये रिस्ट्रिक्टेड है, इंडिया में आप इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। डायल्ड्रिन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इथाइलिन डाइब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है, आप कैप्टाफॉल है। इस तरीके से आपका ये 8 तरीके की आपका जो रेस्ट्रिक्टेड पेस्टिसाइड्स हैं, आप इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, अपनी फसल में नहीं डालेंगे। और इससे क्या होगा, ये आपका, और ये हमारा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड रेसिड्यू के अंदर आता है कि इस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं नहीं यूज़ करने हैं आपने। और आप अगला है जैसे आपका, इसके बाद है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या है कि आपका इंसेक्ट, इसमें जैसे जो टॉक्सिन, फंगस है, बैक्टीरिया का जो टॉक्सिक मटेरियल वो है, टॉक्सिन है, तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को आप इनका यूज़ नहीं करेंगे। इससे मतलब इससे क्या हो जाता है, बायोलॉजिकल फूड कंटेमिनेशन होगा। और जैसे बायोलॉजिकल में आपका इंसेक्ट, उसमें कीड़े मकोड़े पड़ गए, मान लीजिए छिपकली का जो छिपकली गिर जाती है कई बार, जो जैसे गर्म जगहें जो जितनी भी हैं, वहाँ पे क्या होता है, गर्मियों में छिपकली होती है, वो कुछ टाइम बाद मर जाती है, तो वो क्या है, खाने में गिर जाती है। जो ड्रम्स होते हैं उनको क्या है, कवर करके रखना चाहिए। और और मतलब काफ़ी समय तक है, अगर मान लीजिए उसमें, मान लीजिए आपके पास कैंडी रखी हुई है, प्रोसेस वाली जो चाशनी में रखते हैं, तो उसमें फंगस आने का खतरा होता है। बैक्टीरिया, आपका क्या होता है, बैक्टीरिया भी होता है, आपका बैक्टीरिया भी क्या करता है, हार्मफुल डिजीज़ेस को फैलाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान से इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। कंटेमिनेशन, तभी मैंने आपको 3 तरीके का कंटेमिनेशन मैंने आपको समझा दिया है, जिससे कि आपका
आपको, और इसका सोर्सेज, इसका अगर आप ये देखें कि सोर्स कहाँ से आ रहा है, पानी, हवा, मिट्टी, उपकरण, मानव संपर्क से कहाँ से आ सकता है आपका, ये इसके स्रोत हैं। स्पॉइलेज कहाँ से होगी, माइक्रोब्स के कारण, बदबू, रंग परिवर्तन, स्वाद में फ़र्क, इस तरीके। और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसको, सफाई से कर सकते हैं, सही सही टेम्परेचर देंगे, इसमें सही प्रिजर्वेटिव डालेंगे, अच्छी पैकेजिंग करेंगे, तो इन चीज़ों को क्या करा जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। और अच्छी मॉनिटरिंग करें, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक से उसको पास करें, और उसको निगरानी से ध्यान रखें। और और हमें क्या करना है कि कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको पहले ही क्या करना है, अपनी पूरी सावधानी बरत लेनी है। और तो ये फूड कंटेमिनेशन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से 3 अलग-अलग तरीके के ये आपके वो हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको ये इसमें फूड पॉइजनिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज मैंने जो वीडियो डाली थी, जिसमें वो जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें 10 कैनिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैंने जो सीरीज़ चलाई थी, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास बैक्टीरिया है, जैसे बोटुलिनम है, और बैसिलस है, सैल्मोनेला है, इस्चेरिचिया कोलाई है। मैंने वहाँ पे आपको उसमें मैंने कहा था कि एक अलग-अलग टाइप की बीमारी करती हैं, लेकिन मैंने आपको उनका बीमारियों का नाम नहीं बताया था। तो इस समय मैं उसका नाम भी बता दूँगा, जिससे कि आपको याद करने का याद करने में आसानी रहे। और ऐसा नहीं है कि मैं उसको जनरल और वीडियोज़ में नहीं बताऊँगा, वहाँ पे भी बता दूँगा, लेकिन आप लोगों को पहले प्रिविलेज मिल रहा है कि आप लोग पहले सीख लें। तो इसमें क्या है कि देखिए, जो बीमारी है हमारी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के द्वारा ये हमारा फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार ये भी है। और ये गैस्ट्रोइंटेराइटिस नाम की बीमारी को फैलाता है। जैसे कोलोस्ट्रिडियम बोटुलिनम हमारा बोटुलिज्म की बीमारी को फैलाता है। जैसे बैसिलियस सीरियस नाम से जो हमारी बीमारी है, इससे डायरिया हो जाता है। डायरिया किससे होता है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने बैसिलस सीरियस लिखना, उसको करेक्ट करना होगा। और जैसे और साल्मोनेला, अब मैंने उस समय भी आपको डिस्कस कराया था कि साल्मोनेला किस चीज़ बीमारी होती है। ये साल्मोनेला टाइफी इसका पूरा नाम है। तो इससे टाइफॉइड फीवर होता है। किससे होता है, टाइफाइड, जो बहुत ही कॉमन हमें बचपन से बीमारी होते आ रही है उसको। और इसको साल्मोनोलोसिस भी बोला जाता है, क्योंकि साल्मोनेला कर रहा है, तो साल्मोनोलोसिस भी बोला जाता है इसको। और इस्चेरिचिया कोलाई जो होता है हमारा, इससे भी गैस्ट्रोइंटेराइटिस होती है बीमारी, या डायरिया हो जाता है इससे। अगर आपने मान लो फीकल मैटर वाला पानी पी लिया, जैसे मान लीजिए, जैसे हम कुएं से पानी लेते हैं, तो मान लीजिए अगर उसमें सीवेज वाला पाइप अगर आपका छूटा हुआ है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको डायरिया और इस तरह की बीमारी, क्योंकि उसमें ई कोलाई आ जाएगा। ई कोलाई क्या करता है, अगर आप उसको ले लें, अगर पेट में अगर उसको इंजेस्ट कर लें, तो वो थोड़ा सा इन्फेक्शन फैला देता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, हमें बीमारी होती है। इस चीज़ इनका ध्यान रखें। ये 5 हमारे बैक्टीरिया हैं, इनका ध्यान रखेंगे। स्टेफाइलोकोकस है, ये आपका एंट्राइटिस कराएगा। और जो कोलोस्ट्रिडियम बोटुलिनम है, वो बोटुलिज्म कराएगा। बैसिलस सीरियस है, जो इसको ये डायरिया कराता है। जो साल्मोनेला टाइफी है, ये आपका आपका एंटेरिक फीवर या टाइफॉइड कराता है, इसको टाइफॉइड बोलते हैं, या साल्मोनेलोसिस भी बोलते हैं। और 5वां आपका है इस्चेरिचिया कोलाई, ये आपका डायरिया और गैस्ट्रोएंटाइटिस कराता है। तो इस तरीके से आप क्या देखेंगे, फूड पॉइजनिंग इन मेजरली इन 5 बैक्टीरियाज के कारण आपको देखने को मिलती है। और भी तरीके से वायरस और इन चीज़ों से भी इन्फेक्ट किया जाता है, लेकिन बेसिकली जो बैक्टीरिया है, ये 5 क्वेश्चन, जो ये 5 जो हैं, 5 के 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा। मैंने बताए हैं, आपको 2 बार बता दिए हैं, आप अच्छे से इनको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अगला है आपका रोल ऑफ सैनिटेशन इन क्वालिटी कंट्रोल। जो सैनिटेशन का है, साफ़ सफाई का है, गुणवत्ता नियंत्रण में स्वच्छता की भूमिका रहती है। स्वच्छता बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। इसको जितना कर लो उतना कम रहता है। कभी भी आपने क्या करना है कि अपने जो जितने भी वर्कर हैं, उसको 1 या 2 को आपने हमेशा सैनिटेशन में लगाना है। क्यों, इसको ये मत समझिए कि ये टाइम वेस्ट है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा अगर आप अपने को वर्कर्स को या अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अगर आप सैनिटेशन का महत्व समझा पाए, तो आपकी प्रोडक्ट से कभी शिकायत नहीं आएगी, और आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनेगा। और सैनिटेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको, जैसे मैंने आपको वो केमिकल्स के नाम बताए थे, जैसे जो फसल में डालने वाले मना थे, जैसे डीडीटी, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, इस तरीके के जो मैंने केमिकल बताए थे, उनको हम फसलों में नहीं डालते हैं। लेकिन कुछ केमिकल ऐसे हैं जिनको हम फूड इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए, आपको अपना बोर्ड यूज़ करना, आपने अपना क्या करना है, बोर्ड साफ करना है, मान लीजिए
जो चॉपिंग बोर्ड है, मान लीजिए आपके फूड इंडस्ट्री में, तो उसको साफ़ करना है, तो उसको क्लोरीन गैस से आप क्या करेंगे, पास करेंगे, क्लोरीन गैस पास करेंगे, तो उसी से उसको उसको क्लीन किया जाता है। उसमें ऐसा नहीं करना है कि आपने एसिड डाल दिया तो उससे क्या, एसिड या बेस से आप उसको ट्रीट कर देंगे। मान लीजिए आपने कास्टिक सोडा लगा दिया, तो क्या होगा कि कास्टिक सोडा खाने में दिक्कत पैदा करेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, जिस चीज़ को जिससे साफ़ करना है उसी से करेंगे। और मान लीजिए आपने डाइक्लोरस जो नुआन होता है, उससे अगर आप वो करेंगे, सफाई करेंगे, तो क्या करना है, पहले ड्रम सारे ढक लेने हैं और उसको पूरा ढंग से क्लीन कर ले, उनको पूरा प्रॉपरली कवर कर देना है। और उसके बाद, वरना वो खाने में चले जाएगा तो उससे इंटेस्टिनल डैमेजेस और भी आपके न्यूरॉन्स को भी डैमेज हो सकता है। तो इस तरीके से आपको क्या, पहले खाना खाने वाली चीज़ें बिल्कुल ढक लेनी है, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में मक्खियों को हटाने के लिए भी कई बार स्प्रेज करने पड़ते हैं। तो आपको क्या क्या प्रॉपर उनकी कवरिंग, जो आपके ड्रम, खुले ड्रम बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, या जो भी आपके जैसे शुगर सॉलिड सिरप के या चाशनी के जो भी आपके बर्तन हैं, उनको आपको पहले प्रॉपरली प्लास्टिक की, जो सबसे बेस्ट ये रहता है, अगर आपके ड्रम्स हैं तो उनको आप क्या, प्लास्टिक की पॉली थीन शीट्स होती हैं, पॉली शीट्स होती हैं, उसको टेप से आप बिल्कुल कवर कर लीजिए। और फिर उनको करने के बाद, फिर अगर जो आप जो स्प्रे कर रहे हैं, उसके बाद क्या करें, आप उसको प्रॉपरली उन पन्नी को हटा के डिस्पोज कर लें। ये नहीं कि अगली बार भी आप उसी को यूज़ कर रहे हैं। वो बहुत ही सस्ती और मतलब इजीली कम पैसे में आ जाती हैं, लेस एक्सपेंसिव होती हैं। उनको दोबारा अगले टाइम नया यूज़ कर सकते हैं। और वैसे जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो इंस्पेक्शन होता है, उस समय बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, हेड ग्लव्स, और आपने क्या कहते हैं, जो हेड कवर्स, और जो आपके, सॉरी मैंने जो बोला, आपके हेड कवर्स होंगे और ग्लव्स होंगे। इन चीज़ का यूज़ करके आपने, आपकी जो वर्कर है उसने यूज़ करना है। वरना अगर आप सिर्फ उनको, मैंने अक्सर देखा है कि फूड इंडस्ट्री में क्या होता है कि आने के दिन उस समय प्रोवाइड किया जाता है काफ़ी काफ़ी फैक्ट्रीज़ में। लेकिन क्या करना है, उनकी आदत बनाए रखने के लिए आपको उनको रेगुलरली, और सबके लिए आपकी ये, अगर आप कहीं इंडस्ट्री में जाते हैं, वैसे तो ज़्यादातर अच्छी इंडस्ट्रीज़ में तो होता है, लेकिन मान लीजिए आप किसी कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी वाली इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपने सबके लिए एप्रन बनवा देनी है, जो इजीली बन भी सकती है, तो उससे वर्कर को हाइजीनिक, उसके लिए भी हाइजीन रहता है, और वो भी प्रोफेशनली वर्क करते हैं। तो आपको टोपी और दस्ताने सबको प्रोवाइड करने हैं, जो यूज़ एंड थ्रो वाले होते हैं। उस तरीके से आपको क्या करना है, सैनिटेशन उस तरीके से होगा। और अपनी जो फूड इंडस्ट्री है, जो उसमें क्या होता है, उसकी जो उसमें उसको बोलते हैं शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 के अंदर जो आपकी प्रीमिसेस है, उसमें दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाहिए, आपके मॉस्किटो नेट्स लगी होनी चाहिए। और उसमें सैनिटेशन की, एक यूनिट में कम से कम एक फीमेल के लिए वॉशरूम, फीमेल्स के लिए वॉशरूम, और एक मेल्स के लिए अलग अलग वॉशरूम की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। और आपको जो वॉश बेसिन पे जो आपको हाथ धोने के लिए, जो आपका लिक्विड सोप वो रहता है, वो चीज़ वो रेगुलरली रहनी चाहिए, और एकदम बिल्कुल साफ सफाई, क्लोरीनेशन, सब चीज़ अच्छे से, नालियाँ बिल्कुल ढकी रहनी चाहिए। इस तरीके से उनको और वरना क्रॉस कंटेमिनेशन होने से आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है। इसलिए सैनिटेशन का बहुत ध्यान रखना है, उसको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि जो आप मान लीजिए, आप अगर एक्सपर्ट बन के, या इंडिविजुअल आप मान लो आप फैक्ट्री के मान लीजिए टेक्नीशियन हैं, आपको फूड टेक्नीशियन के हिसाब से रखा गया है, अगर आप सैनिटेशन नहीं रखते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आपके सैनिटेशन ही आपके आपके मैनेजमेंट का जवाब देता है। क्योंकि मान लीजिए, आप पर्सनल लाइफ में भी आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप खुद भी सैनिटेशन फॉलो करेंगे, आपका हेयर कट और नेल्स कट और सब चीज़ आप ही को, आपके जो वर्कर्स होंगे वो फॉलो करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे, नीट एंड क्लीन, और रेगुलर बात करके औरों को भी मोटिवेट करना है, और अच्छी प्रैक्टिसेस सिखानी है सैनिटेशन के लिए। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका इससे क्या होगा, सैनिटेशन रहेगा तो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होगा, बैक्टीरिया का जो विकास होगा, वो भी रुकता है उन सरफेसेस से। और चूहे, ये जो रोडेंट्स होते हैं, चूहे और कॉकरोच होते हैं, ये भी क्या करते हैं, अगर आप नियमित सफाई करते रहेंगे तो ये आपका बिल्कुल वहाँ नहीं टिकते हैं। अच्छी रोशनी की व्यवस्था करनी चाहिए आपने। और पीरियोडिकली उनको, जो सामान है इधर से उधर, उसको क्या करना है, चेंज भी करते रहना है, चेक करते रहना है कि कहीं प्रोडक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लीजिए आपने कैंडीज़ रखी हैं और उसमें शुगर कंटेंट कम हो गया, पानी ऊपर आ रहा है, तो आपको उसको जल्दी से प्रोसेस करवाना है।
जिससे कि बाकी का जो प्रोडक्ट होता है वो मेल्ट होने से बचे या घुलने से बचे और आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलते रहे। इस तरीके से क्या करेंगे, आप सैनिटेशन का ध्यान रखेंगे और और प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई भी आप खराबी नहीं आने देंगे। इस तरीके से आपने क्या करना है, अपना मैनेजमेंट सही से करना है। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा और आपका ये पूरे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।